हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और प्यारे बच्चों, हम 10वीं क्लास के विज्ञान के विषय में यहाँ पर जो पहला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो उसके जो 3 पार्ट है वो पहले अपलोड हो चुके हैं। आज हम भाग 4 में पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार जो है वो पिछली वीडियो में आपने पढ़ लिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर पिछली वीडियो जो है वो वॉच करें। चैनल की प्लेलिस्ट 10th क्लास के नाम से है, उसमें आपको वो तीनों वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी में अब अगला प्रकार है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की अपोजिट हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि ऊष्माशोषी जो होती है उनके अंदर एनर्जी जो है वो शोषित होती है। तो इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें उदाहरण आपने बहुत कॉमन उदाहरण है जो देखे होंगे, जैसे यूरिया है। यूरिया को अगर हम जल में मिक्स करते हैं तो वो सारा विलयन जो है ना वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, किसी ने हथेली में लेके, अगर ये कोई किसान के बच्चे हैं वो खेत में जाते हैं तो ये चीज़ कभी करके देखी होगी प्रैक्टिस की। यूरिया को थोड़ा सा हथेली में लेते हैं और उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो आपको बड़ा ठंडक महसूस होती है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। और बाई चांस अगर ऐसा करते हैं तो हाथ को अच्छे तरह से साफ कर लें। यहाँ ये ठंडा क्यों हुआ है? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, अवशोषित हुई है। ठीक है, तो ऊर्जा अगर अवशोषित होगी तो सिस्टम ठंडा होगा और ऊर्जा अगर निकलेगी तो सिस्टम जो है वो गर्म होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, जैसे ये यूरिया का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला है NH2CO NH2। और इसको जब आपने वाटर से रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट है ना वो क्या बन जाएगा, अमोनिया और CO2। तो यहाँ जो अमोनिया और CO2 जो है ना, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। असल में इसका जो प्रोडक्ट है ना वो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। लेकिन वो एक प्रोसेस इसके बाद और होती है तो बनेगा। आप यहाँ तक पढ़ लीजिए कि यूरिया की रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो अमोनिया और CO2 का मिक्सचर मिलता है हमें। अब होता क्या है कि अमोनिया जो है ना एक ठंडी गैस है, इस वजह से ये सिस्टम ठंडा हो जाता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज है ना, जहाँ पे आलू वगैरह स्टोरेज करके रखते हैं, तो वहाँ अमोनिया गैस जो है इसका यूज़ होता है। तो ये ठंडी गैस है, इसलिए सिस्टम यहाँ पे ठंडा हुआ है। तो जहाँ एनर्जी आपको देनी पड़ती है वहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ होती है। जैसे पानी में नमक आप घोल रहे हैं तो वो भी सिस्टम से एनर्जी ले रहा है, ये भी सिस्टम से एनर्जी ले रहा है। कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती है जिनके सिस्टम की एनर्जी से पार नहीं पड़ती तो उन्हें हमें एक्सटर्नल एनर्जी और देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। अब जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो आपने पढ़ लिए। अभिक्रियाओं के प्रकार आपने पढ़ लिए। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी आपने? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये अलग अलग अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। ये सब रिएक्शन मैंने एग्जाम्पल के साथ करवाई है
और कुछ जो अभिक्रियाएं हैं उन सब के अंदर अलग अलग आपको कुछ इमेजेस भी प्रोवाइड कराई हैं, कुछ जो पिक्स हैं वो भी प्रोवाइड कराई हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई है या आप फर्दर कोई और एग्जांपल चाहते हैं या इनकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर नोट करें, आपकी अगली वीडियो में ये क्लियर करवा दी जाएगी। ये सब अभिक्रियाओं के प्रकार थे, ठीक है। तो एक बार फिर हम चलते हैं दोबारा रासायनिक अभिक्रिया पे। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर खास बात क्या थी कि दो या दो से ज़्यादा केमिकल आपस में इंटरेक्ट होते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो जब घटित होती है तो उसके कुछ गुण होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। तो अगला टॉपिक आपका यही है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, या हम ऐसा बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी कुछ खास बातें होती है, ठीक है, जो लगभग रिएक्शन के अंदर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो अक्कर हो रही है, एक पर्टिकुलर जो अभिक्रिया है वो हो रही है। जैसे पहली अगर बात करें हम तो गैस का निकलना। पहला है गैस का निकलना। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो बहुत सारी अभिक्रियाओं के अंदर आपने देखा होगा कि जो गैस है वो रिलीज होती है, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जिसमें गैस निकल रही है, जैसे सोडा वाटर की बोतल है उसमें नमक डालने से गैस निकलती है, या फिर जो ये चूना है इसमें ठंडा पानी मिलाने से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो पहली एक विशेषता ये होगी कि लगभग रिएक्शन है उनके अंदर गैस निकलती है। हर एक रिएक्शन में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिएक्शन जो है उसका ये गुण माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गैस की रिएक्शन जो है रासायनिक अभिक्रिया, उसकी विशेषता की बात करें तो रंग का बदलना, रंग का बदलना। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर रिएक्टेंट जो लेते हैं, क्रिया कारक लेते हैं, उनका रंग बदल के कुछ नया उत्पाद बनेगा तो उसका रंग भी बदल जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको ये सब चीज़ें जो है मिलेगी जिसमें रंग बदल जाता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे पहले, तो इसमें बैरियम क्लोराइड एक केमिकल है, बैरियम क्लोराइड, और उसमें हम H2SO4 डाल देते हैं तो नतीजा क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट प्लस HCl। लेकिन ये रंगहीन है, ये भी रंगहीन है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जब तीसरा ये बनता है ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप है, गहरा सफ़ेद होता है ये, तो रंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आयोडीन सॉल्यूशन की है, एक बोतल में और ड्रॉपर में आपको आयोडीन सॉल्यूशन का कलर दिख रहा है, और जैसे ही आपने स्टार्च के ऊपर इसको डाला तो स्टार्च के ऊपर डालने से इसका रंग जो है ना वो नीला काला हो जाता है, नीला काला, जिसमें नीला और काला दोनों का मिक्सचर होता है, इस तरीके का रंग, तो रंग बदल जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, एक विशेषता इसकी ये है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो है ऊष्मा, ठीक है, निकलती है, ऊष्मा का इवोल्यूशन होता है, ऊष्मा निकलती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके अंदर हीट निकलती है, ये भी एक अभिक्रिया का जो है गुण हो सकता है। जैसे अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये चूने की इमेज, ठंडे पानी में डालते ही क्या होता है, पूरा का पूरा कंटेनर एकदम से गर्म हो जाता है, ठीक है, तो ये ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रियाओं का उदाहरण है। या अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं तो उससे बहुत गर्मी निकलती है बाहर, वो भी सब जो है वो अभिक्रिया के अंदर हीट बाहर निकलने का ही एग्जाम्पल है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर चौथा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं में कि वो होती है अवक्षेप बनना, अवक्षेप बढ़ना।
कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके अंदर अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता है जब कोई क्लियर सॉल्यूशन हमें ना मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि जब आप दूध लेते हैं और दूध के अंदर नींबू का रस डाल देते हैं तो रस डालने से जो गाढ़ा पदार्थ है वो अलग हो जाता है और जो पानी है वो अलग हो जाता है। तो वो बिना घुलने वाली सिचुएशन होगी ना, आपस में घुले हुए नहीं है, तो जो सॉलिड पार्ट है वो हो गया उसका प्रेसिपिटेट, ठीक है, अवक्षेप बोलते हैं। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अवक्षेप बनता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। कहीं पे रंग परिवर्तन होता है, कहीं पे हीट निकलती है, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होती है, कहीं अलग अलग तरह की खुशबू आती है, कहीं पे अलग अलग तरह की बदबू आती है। तो ये बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये 4 गुण मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं जब रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखें। तो अभिक्रिया के अंदर गैस निकलती है, अभिक्रिया के अंदर रंग परिवर्तित होता है, अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकलती है और अभिक्रिया जो है उसके अंदर अवक्षेप बनता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के अंदर अलग अलग तरह की गंध जो है वो भी महसूस होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता जो आपकी वो कंप्लीट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं दैनिक जीवन में घटित कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दैनिक जीवन में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विकृत गंधिता। इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी में होता क्या है कि कई बार जो तेलीय पदार्थ होते हैं, फैटी मैटर जो होते हैं, उन तेलीय पदार्थों के संपर्क में या तो डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है, सूर्य का प्रकाश, या फिर उनके वायु संपर्क में आ जाए, नमी संपर्क में आ जाए, तो ऐसे में उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण जब उनका होता है तो ऑक्सीकरण की वजह से उनका एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, स्वाद बदल जाएगा, और दूसरा उनके अंदर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो भुजिया, नमकीन, ऐसी चीज़ें, चिप्स वगैरह है वो आप कभी धूप में रखी हो या इस तरीके से एक एक्सपायरी डेट के बाद कभी आपको मिली हो तो उसमें एक अजीब तरीके की स्मेल और जो टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसको विकृत गंधिता बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तेलीय पदार्थ या तेलीय खाद्य पदार्थ जब वायु, नमी या सूर्य के प्रकाश में लगातार रहते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और उनका स्वाद व गंध भी बदल जाती है। यानी कि जब कोई फैटी मैटर है, तेलीय पदार्थ है, वो नमी के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, या फिर डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में लंबे टाइम तक रहेगा, ऐसे में उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो उसमें अजीब सी बदबू आती है और जो टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है, और जो शक्ल है वो भी बदलेगी अगर लंबे टाइम तक संपर्क में रहेगी। तो अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमेज, ये रेंसिड फूड जो है ना उसका एग्जाम्पल है। एक तरीके से विकृत गंधिता के शिकार हैं ये जो नमकीन है, तो इसको बोलते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। अचार में होती है या चिप्स, नमकीन, भुजिया, इन चीज़ों के अंदर होती है, और भी बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनमें ये होती है। तो अब विकृत गंधिता जो है ना उससे बचाने के लिए करना क्या चाहिए, तो विकृत गंधिता से बचाव, क्योंकि ये डेली जीवन से जुड़ी हुई है और खाने का काम है, खाने की चीज़ें हैं। अगर ये खराब होगी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए खराब होने से बचाने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो जो विकृत गंधिता या रेंसिडिटी से बचाने के लिए तरीकों की बात करें तो पहले नंबर पे आता है जो एयर प्रूफ होते हैं,
एयर प्रूफ, यानी कि वायुरोधी पैकिंग होनी चाहिए इनकी, वायुरोधी पैकिंग, ठीक है, जिसमें हवा जो है वो डायरेक्ट इनके संपर्क में ना आ पाए। अगर एयर टाइट जार है, एयर प्रूफ है, हवा उसके संपर्क में नहीं आ रही है, तो जो है वो रेंसिडिटी अक्कर नहीं होती। दूसरा है कि धूप से बचा के रखें, ये तो साधारण सा ही है, ठीक है, कि जो खराब होने वाली चीज़ें हैं धूप में, उनको धूप से बचा कर रखें। और जो तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है कि जो चिप्स नमकीन वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, चिप्स नमकीन आदि को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाए। तो जब आप ये चिप्स वगैरह के पैकेट लेते हो नमकीन के, तो उसमें जो हवा भरी रहती है ना, वो सारी नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो और एयर जो है वो उनके डायरेक्ट संपर्क में ना आए, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्ते। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।